हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है केडियो स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी की। तो सभी भावी थानेदारों ने उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने अपने जो भी सेंटर थे, एग्जाम सेंटर है, उन सभी को देख लिया होगा। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि भाई एग्जाम सेंटर जो है वो आपके कहाँ कहाँ पर किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए हैं। और हालांकि थोड़े हम लेट हो गए हैं, पर आपराधिक कानून से संबंधित ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ही आने की पूरी पूरी संभावनाएं बढ़ेंगी। इस क्लास को तैयार करने में एनसीईआरटी जो मूल दस्तावेज जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, और इसके साथ साथ में अक्टूबर महीने की जो मंथली सूजस आती है उसमें नए आपराधिक कानून के बारे में बताया गया था। एक संगोष्ठी या प्रदर्शनी का भी आयोजन उस समय किया गया था राजस्थान के अंदर। तो इन तीनों को मर्ज करेंगे और इसके बाद में जितने भी अभी तक एग्जाम हुए, चाहे एसएससी का विभिन्न जो सीजीएल वगैरह की शिफ्ट हुई थी उनमें, स्टेनो की एग्जाम थी, यूपीपीसीएस का जो आपका एग्जाम था उसके अंदर, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन है, उन सभी का सारांश इसमें शामिल किया गया है। आपने जहां कहीं से भी पढ़ा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब एग्जाम इतनी नजदीक है तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे उन सभी ने जो है यहाँ पर पढ़ लिया होगा, जो भी चीजें थी वो कवर कर ली होंगी। पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक तो एनसीईआरटी में कुछ गलतियां दे रखी हैं। आपका जो मूल डॉक्यूमेंट है, मूल जो दस्तावेज है, उसके अंदर धाराएं अलग दे रखी हैं, और एनसीईआरटी में कुछ गलतियां दे रखी हैं, तो वो धाराएं हम यहाँ पर करेक्शन करेंगे। इसके साथ साथ में जो अक्टूबर वाला जो मैंने आपको बताया कि सूजस है, उसके भी डाटा कुछ है जो शामिल यहाँ पर किए जाएंगे। तो मतलब ज्यादा कुछ लंबा सेशन नहीं रखने वाले। भारतीय न्याय संहिता जिसे आईपीसी के स्थान पर स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। इससे पहले जो साथी नहीं जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि नए आपराधिक कानून सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर राजस्थान में पहली बार जोड़े गए हैं। हालांकि अब अगर बात करें आरएस के सिलेबस में, तो आरएस के सिलेबस में भी जो है वो आपका यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दो जो कानून है ये शामिल कर लिए गए हैं। हालांकि साक्ष्य अधिनियम आरएस के सिलेबस में नहीं है, तो आरएस के हिसाब से भी आपको जो है मतलब ये मान के चलना है कि इसको ढंग से पढ़ना है। बेसिक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन तीनों कानून से संबंधित थी वो सारी की सारी हम यहाँ पर पहले कवर कर चुके हैं। अगर आप में से कोई साथी नहीं देख पाया है तो उसको देख सकते हैं। रही बात टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ की, तो साक्ष्य अधिनियम की आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, और जो बीएनएस और बीएनएस, इन दोनों की जो पीडीएफ है वो आज शाम तक पक्का हो जाएगी, और उसके बाद में आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ में जितने भी क्वेश्चन थे जो तीनों कानून से संबंधित हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है। एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को नहीं पता है, पर हाँ 100 प्लस क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम बोर्ड के द्वारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस भी कर लेंगे अगर आप कहोगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसे पहले बात करें, देखो पहले दो कानून चलते थे, साक्ष्य अधिनियम वाला तो हम ऑलरेडी क्लियर कर ही चुके हैं। आपको ध्यान रखना है, हम दो कानून यहाँ पर पहले से पढ़ रहे थे, हमारे भारत देश के अंदर रनिंग में थे, जिसमें से एक तो आपका आ जाता है आईपीसी। कौन सा आ जाता है? आईपीसी आ जाता है। एक तो आईपीसी है और एक सीआरपीसी है। तो ध्यान रखना, आईपीसी जो है, आईपीसी क्या काम करता है कि किसी भी अपराध को डिफाइन करने का काम करता है। मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम अपराध के रूप में मानते हैं, उसे हम क्या किस में डिफाइन कर रहे थे? आईपीसी में। और सीआरपीसी क्या डिफाइन करती है कि जब एक बार अपराध कारित हो जाता है तो उसकी किस प्रकार से सुनवाई होगी, किस प्रकार से उनके जो चालान वगैरह पेश किए जाएंगे, किस प्रकार से चार्जशीट बनेगी, कौन कौन सी धाराओं के तहत उसे सजा का प्रावधान होगा, और अंतिम रूप से मैक्सिमम सजा क्या मिल सकती है, कारावास साधारण रहेगा या फिर कठोर कारावास रहेगा, मृत्युदंड मिलेगा या आजीवन कारावास मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया जो है, ये किसमें डिफाइन की गई थी? सीआरपीसी के अंदर। अब हुआ क्या, भारतीय दंड संहिता जिसे हम बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, ये 1860 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, 1860 में बनाया गया, और उसे ही प्रतिस्थापित करके भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से नया कानून जो है वो बनाया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इस भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून बनाया गया है, इसमें लगभग 20 अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। तो एग्जैक्ट पूरा पूरा हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके कहीं ना कहीं जॉब के अंदर काम आने वाली है, सब इंस्पेक्टर भर्ती की नौकरी के अंदर आपको काम आने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल बेसिक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि भैया जितने भी क्वेश्चन लगभग अभी तक जितनी भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, वहां ऐसी ही स्थिति बनी है कि वो बेसिक जानकारी आपसे पूछी गई है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर चैप्टर के नाम याद करने लग जाओ, या जो 358 धाराएं हैं उनके टाइटल आप यहाँ पर याद करने लग जाओगे। नहीं, इतना कुछ नहीं करना है आपको।
मैं जितना बताता हूं उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप ये मान के चलिए यहां से ही आपका काम हो जाएगा। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या फिर हो सकता है 4 क्वेश्चन तक यहाँ पर वेटेज आपको देखने को मिले। तो 8 नंबर का वेटेज है लगभग। आप ये मान के चलिए कि अगर 40% वाला पेपर आता है तो ये चीजें ऐसी हैं जो आपको बचाने का काम करेंगे। तो स्टार्ट करें। देखो, इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो 1860 का नियम था या फिर कानून जो था, उसको रिप्लेस करके, प्रतिस्थापित करके नया जो कानून बनाया गया है जिसको नाम क्या दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। बात करें इंडियन पिनल कोड की, तो 1860 में मैंने आपको बताया कि आईपीसी में होता क्या है कि आईपीसी के अंदर अपराधों को परिभाषित किया जाता है और दंड का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजों ने, मतलब जो कॉलोनियल जो जो सिस्टम था, उसने नए आपराधिक कानून से संबंधित एक जो है वो कानून बनाया जिसको हमने क्या कहा, आईपीसी 1860। परंतु इसको लागू कब किया गया, 1861 में अधिनियमित किया गया। ठीक है, 1861 में इसको क्या गया, अधिनियमित। अब अधिनियमित करना अलग चीज हो जाती है, लागू करना अलग चीज हो जाती है। अधिनियमित का मतलब है कि कोई बिल था, आपने सभी ने पढ़ा है पॉलिटी के अंदर कि भैया कोई बिल है, ठीक है, और उसे जब हम लॉ का रूप दे देते हैं, मतलब कोई भी बिल था और उसे हम कानून का रूप दे देते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, अधिनियमित करना। आगे हम एनसीईआरटी वाली जो प्रश्नोत्तरी है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भैया अधिनियमित कब किया गया। जैसे अगर भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इसे अधिनियमित कब किया गया, 2025 में। परंतु ये लागू कब हुआ, 2023 के अंदर। ठीक है, 25 दिसंबर 2023 को इसको लागू किया, अधिनियमित किया गया था। परंतु ये लागू कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना, लागू ये हुआ है 1 जुलाई 2024 को। तो ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए। कल को अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो 1860 में मैंने बताया इसको बनाया गया, 61 में इसको अधिनियमित किया गया था। आईपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वर्ष 2000 के अंदर भारत सरकार के द्वारा केरल और कर्नाटक के पूर्व न्यायाधीश कौन, वीएस मल्लीमठ। ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रख लेना क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है और यहाँ पर वो लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई। ठीक है, तो वीएस मल्लीमठ जी को जो है अपॉइंट किया गया, इनके निर्देशन के अंदर एक समिति का गठन किया गया और ये कहा गया कि भैया पुराने समय में आवश्यकताएं अलग थी, इसलिए वहां पर कानून अलग तरीके से बनाए गए थे। अब क्योंकि कुछ नई प्रक्रियाएं आ गई है, जैसे साइबर क्राइम आ गया है, जैसे जो है वो एआई का इस्तेमाल करके फर्जी जो है वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह बनाई जा रही है, तो इसके लिए नए प्रावधान किए जाए। इसके लिए हमने क्या कहा कि भी न्याय प्रणाली जो है, जो कानून है, उनमें हम क्या करें, अमूलचूल परिवर्तन करें। इसके लिए एक समिति गठित की गई। तो अभी तक आपके पास में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया आईपीसी को रिप्लेस किया गया है, इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है वीएस मल्लीमठ जी की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का निर्धारण किया गया है, और फिर हम बात कर लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता, मतलब जो बीएनएस है, इसके तहत कौन कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, क्या कुछ इसमें परिवर्तन किए गए हैं आईपीसी के अंदर, और कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें हमें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात देखो, आईपीसी जो है इसकी तुलना में यहाँ पर एक तो जुर्माने और सजा में वृद्धि की गई है। जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं कि भैया जैसे आप ये मान के चलिए, मानहानि का जो डिफेमेशन का जो केस था, वहां पर मैक्सिमम जो आपकी सजा का प्रावधान था वो 3 साल के लिए था। कितने साल के लिए था, 3 साल के लिए था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 7 साल। इसी प्रकार से अलग अलग धाराओं के अंदर अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, और ज्यादातर कॉमन चीजें ये देखी गई है भाई, जुर्माना और जो सजा है उसमें अब वृद्धि की गई है। मान के चलो कि भाई 1990 के अंदर, या फिर मान लो ये जो कानून बनाया गया है 1860 का है, उस समय जो जुर्माने लगते थे वो मान लो 1 रुपए भी लग रहा है तो वो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। अब 1 रुपए की कोई खास वैल्यू है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, जुर्माने बढ़ाए गए। पहले कम्युनिटी सर्विसेज की बात नहीं कही गई थी, अब ये कहा है कि भैया जहां कहीं भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता हो, जहां कहीं किसी धारा के अंदर 5,000 का प्रावधान है, उससे हम क्या करेंगे, अब सामुदायिक सेवा के रूप में काम लेंगे। अब ये सामुदायिक सेवा जो है वो हो सकता है साफ सफाई करवाने से, साफ सफाई का प्रावधान किया जा सकता है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि भैया और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी बच्चा है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, अब ऐसी स्थिति आ सकती है कि मान लो अनजाने में ही सही उससे कोई क्राइम हो जाता है। मान लो उसने नो पार्किंग के अंदर गाड़ी लगा दी और वहां पर उसके ऊपर जो है अपराध तो उसने किया ही है भाई, पार्किंग के जहां व्यवस्था नहीं की गई है, नो पार्किंग जोन था और वहां पर उसने पार्किंग कर दी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस पर सजा लगाने के बजाय या फिर उस पर जुर्माना लगाने की बजाय उससे क्या कराएंगे, कम्युनिटी सर्विसेज करवाएंगे। तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि वो पढ़ा हुआ है, तैयारी कर रहा है, बड़ी आरएस की तैयारी कर रहा है, लगने वाला है, ऐसी कंडीशन में उसकी लाइफ खराब नहीं हो, तो उससे हम क्या करेंगे कि भैया आप जो स्लम बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, वहां पर जाकर आप पढ़ाई करो। ठीक है, आपको 7 दिन तक लगातार वहां पर क्या करना है कि भाई एसएसटी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, मैथ पढ़ानी है, कोई भी टीचर टीचिंग का काम हो सकता है, साफ सफाई का काम हो सकता है, श्रमदान का कोई भी काम हो सकता है।
है ना। इस प्रकार से सामुदायिक सेवा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले स्थिति ऐसी थी कि अलग अलग जो केस थे, जैसे मान लो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है महिलाओं और बच्चों से संबंधित, तो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो प्रावधान थे वो एक जगह पर नहीं थे, अलग अलग धाराओं में अलग अलग चैप्टर के अंदर कुछ कुछ चीजें दे रखी थी। अब उनको एक जगह पे एग्जाई करके बाइंड अप करके और फिर जो है वो चैप्टर वाइज उनका जो है वो विवरण किया गया है। जैसे अगर बात करें महिलाओं और बच्चों से संबंधित, तो चैप्टर संख्या जो 5 है, बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है, इसके चैप्टर संख्या 5 में पर्टिकुलर महिलाओं और बच्चों के जितने भी प्रावधान है उनको एक जगह पे कर दिया है। ठीक है, धारा 2(8), 2 नंबर की जो धारा है वो परिभाषा से संबंधित है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं आपको कि आरएस का जो सिलेबस है उसके अंदर जो आपकी महत्वपूर्ण धाराएं दे रखी हैं भारतीय न्याय संहिता से संबंधित, उसमें धारा 1 और 2, धारा 1 और धारा 2 के बारे में यहाँ पर बात की गई है। धारा 1 जो है वो बात करती है इसके लागू होने से संबंधित, धारा 1 जो है वो बात करती है लागू कब हुआ, तो लागू मैंने आपको बताया कि भाई 1 जुलाई 2024 को हो गया। ठीक है, ये किस किस क्षेत्र में लगेगा, किस किस क्षेत्र में लगेगा, तो ध्यान रखना भारतीय न्याय संहिता जो है, जब आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें एड ऑन कर देंगे ये, तो भारतीय न्याय संहिता है ये हमेशा ध्यान रखना कि भैया भारत में तो लगेगी लगेगी, परंतु ध्यान रखना भारत के बाहर भी अगर कोई आदमी क्राइम कर देता है, जैसे कोई भी भारत का आदमी है, अगर वो कनाडा जाकर, कहां जाकर, कनाडा, अब कहीं भी हो सकता है, विदेश में कोई भी जगह पर जाकर वो अगर क्राइम करता है और वापस से भारत में आ जाता है, मान लो विदेश में उसने दुबई गया और वहां पर कोई एक्सीडेंट करके डेथ कर दी किसी की, है ना, और फिर वापस भारत आ गया, तो उस पर वापस से केस लगेगा। मतलब कोई भी क्राइम करता है आदमी तो उस पर क्या करेगा, कार्रवाई कर सकते हैं। एक उदाहरण ये मान लो कि कोई आदमी लंदन में बैठा है या फिर कराची में बैठा है, पाकिस्तान के अंदर बैठा है, और वो भारत की कोई भी वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो वो क्राइम तो कर ही रहा है, भारत के अंदर ही भी उसे क्राइम माना जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उस पर केस चलाया जा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक उदाहरण और बताता हूं, कोई भी विदेशी व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई अमेरिका का आदमी है और वो भारत में आया, कहाँ आया, भारत में, उसने यहाँ पर आके मान लो जयपुर के अंदर एक्सीडेंट कर दिया है या कोई ऐसा क्राइम कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उस पर केस चलाया जाएगा, ये धारा संख्या 1 कहती है। ठीक है, ये क्लियरिटी आई। इसके अलावा ध्यान रखना धारा संख्या 2 क्या कहती है, इसमें परिभाषा है, क्या है, परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषाओं से संबंधित भी चीजें जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि आरएस मेंस में ये चीजें दे रखी हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये भी थोड़ी थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ध्यान रखना धारा संख्या 2(8) क्या कहती है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की परिभाषा बताती है, और डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी माध्यम या कोई भी ऐसी वस्तु जिस पर कुछ इशारा करके लिखा गया हो, कुछ अक्षर लिखे गए हो, नंबरिंग लिखी गई हो, तो उसे हम दस्तावेज के रूप में कंसीडर करेंगे। और इस डेफिनेशन के अंदर आप ध्यान रखना यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल जो रिकॉर्ड है, मतलब ई डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उन सभी को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। परिभाषा 2(10) क्या कहती है, जेंडर के बारे में बात करती है। पहले क्या स्थिति थी, पहले की स्थिति के अनुसार केवल पुरुष और महिलाओं के लिए बात की गई थी। किसके लिए बात की गई, आईपीसी के अंदर केवल पुरुष और महिलाओं के लिए बात की गई, परंतु अब थर्ड जेंडर, जिसे ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं या फिर उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर जो है उन्हें भी इस बार कंसिडर किया गया है। ठीक है, धारा संख्या 2(3) की बात करें तो यहाँ पर बच्चे की या शिशु की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, और इस डेफिनेशन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो कि 18 वर्ष से कम आयु का है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, बच्चा कंसिडर करेंगे या फिर माइनर कंसिडर कर लेंगे, क्या करेंगे, माइनर कंसिडर करेंगे। ठीक है, और क्या कुछ इसमें विशेषताएं हैं कि भैया पहले स्थिति ये होती थी कि आदमी को भाग भाग के जाना पड़ता था कि सर माली रिपोर्ट को क्या हो रहे, अब यहाँ पर ये स्थिति बनी है कि भैया अब ऐसी स्थिति बन जाएगी कि अब जो है जितनी भी अन्वेषण हो रहा है, अन्वेषण का मतलब है जितनी भी जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अब जो है वो पुलिस के द्वारा सेल्फ ही प्रत्येक 90 दिन के बाद में आपको जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी। जो भी व्यक्ति है जिसने भी यहाँ पर एफआईआर वगैरह कराई है उसके प्रकरण की जानकारी 90 दिन में आपको देनी होगी। ठीक है, महिला और बच्चों से संबंधित विशेष प्रावधान अब की बार दिए गए हैं, विशेष इनको जो है वो मान के चलिए कि सेंटर में रखा गया है। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर हम बात करते हैं दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का पहली बार प्रावधान किया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, क्या बताया था कि भैया अब क्या है, कम्युनिटी सर्विसेज की बात की गई है। किसमें बात की गई है, धारा संख्या 4(f) के अंदर की गई है। इसमें कहा कि भैया कुल 6 अपराध कौन कौन से हैं, जैसे आत्महत्या का प्रयास है, नशे से धुत कोई व्यक्ति है वो सार्वजनिक कदाचार करता है, मतलब किसी को मान लो गाली गलौज निकाल देता है, या फिर मानहानि करता है, डिफेमेशन करता है, इस तरह के कुल 6 अपराध हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि इन 6 अपराधों के लिए सामुदायिक, भाई जेल तो उसको हो सकती है
जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, दोनों साथ में भी किए जा सकते हैं। परंतु तीसरा विकल्प जो है अब दिया गया है कि 6 अपराध भी जो है इनके अंदर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, फिर चलते हैं आगे। राजद्रोह, देखो पहले क्या होता था, एक अलग से जो राजद्रोह का कंडीशन लगती थी, जिसमें ये कहा जाता था आईपीसी की धारा 124 ए के तहत, देखो मान आने वाला क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा है। धारा 124 का क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर जो पीछे की साइड में क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्नोत्तरी दे रखे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको ढंग से कर लेना, जहां मैं फोकस कर रहा हूं यहाँ सारी की सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, इनसे आपको कुछ छोड़ना नहीं है, और आपने अगर पढ़ा भी है तो 2 मिनट में हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भैया राजद्रोह का केस नहीं चलेगा। अब ये कहा गया कि जो आईपीसी की धारा 124 ए थी उसे हम फिनिश करके भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत हम क्या करेंगे, भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता। अगर आपने संविधान पढ़ा है तो संविधान के प्रस्तावना के अंदर, संविधान की प्रेम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, इसके अंदर यहाँ पर बात की गई है। और अब आपको ध्यान रखना है इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है कि भाई इन तीनों को अगर कोई खतरा करता है ना, तो उसके कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए यहाँ पर केस चलाया जाएगा। ठीक है, किसके तहत? भारतीय न्याय संहिता धारा 152 के तहत। आगे बात समझ में? अब इन चीजों को डिटेल से पढ़ते हैं। देखो राजद्रोह है, राजद्रोह जो है आईपीसी की धारा 124 ए के तहत है, और बात करें बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता की, तो इसमें ध्यान रखना धारा 152। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति यदि भारत सरकार के प्रति घृणा फैलाता है, यदि अवमानना या डिफेमेशन करता है, या फिर असंतोष लाने के लिए शब्दों का उपयोग करता है, चाहे वो किस प्रकार के हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, लिखित में हो सकते हैं, या संकेत के माध्यम से हो सकते हैं। मान के चलो कि भाई भारत सरकार का कोई मंत्री है या फिर प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ किसी दीवार के ऊपर लिपापोती कर करा के और कोई डायग्राम बनाकर अगर ऐसा करने का कोशिश करता है कि जिससे भारतीय जनता के अंदर असंतोष फैलने की भावना हो, अवमानना हो, या फिर भारतीय जनता के मध्य भारत सरकार के प्रति घृणा हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या किया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जा सकता है और 7 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले कितनी थी 3 वर्ष, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया, 7 वर्ष कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हर जगह पे मेंशन किया गया है, क्वेश्चन भी इसका पूछा गया है और एनसीईआरटी ने भी इसको किया है। जहां कहीं भी आपको नए कानून से संबंधित न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, उसमें यह कहा गया है। इसके अलावा जो सुजस की जो मैगजीन है, जो सुजस की मैगजीन है, अक्टूबर की करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण है, इन कानूनों के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें भी इसका जिक्र जो है वो अच्छे खासे तरीके से किया गया है। ठीक है, बात करें राजद्रोह की, जो आईपीसी के अंदर राजद्रोह था उसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने किस लिए किया, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दमन के लिए इनका जो है इस्तेमाल किया। ठीक है, कुछ हिस्ट्री यहाँ पर दे रखी है कि भारत में पहला जो राजद्रोह का मामला था 1891 में जोगेंद्र चंद्र बोस के ऊपर लगा था। क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर दी थी कि ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत ही एंटी में है। ठीक है, 1897 में बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से संबंधित इन पर जो है वो राजद्रोह का केस लगा था। महात्मा गांधी की यंग इंडिया जनरल के अंदर भी ध्यान रखना 1922 में राजद्रोह के लिए 6 साल की सजा हुई थी। आगे बात समझ में? वर्तमान में क्या प्रावधान है कि भी आजीवन कारावास हो सकता है और 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है, जो पहले कितनी थी, 3 साल की थी। इसके अलावा यहाँ पर क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपराध करना, ये धारा 239 कहती है। इसमें यह कहा गया कि अभी जो टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया है, इनसे संबंधित शब्दों का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसका क्वेश्चन आया, एसएससी ने इसके बारे में पूछा है कि भाई जो आईटी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसके बारे में डेफिनेशन कहां पर दी गई है, तो 2 जगह दी गई है। एक तो सूचना प्रौद्योगिकी 2000 के अंदर जो आपका अधिनियम है उसके अंदर, और एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर। इन दोनों जगह पर जो डेफिनेशन दी गई है वो वही डेफिनेशन ध्यान रखना बीएसए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और वही डेफिनेशन जो है वो बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता के अंदर लागू होंगी। कौन कौन से हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, 2000 की बात कर लें तो 2000 में ध्यान रखना डेटा के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम डेटा के रूप में कंसिडर करते हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम के रूप में करते हैं, साइबर अपराध क्या होता है, साइबर सुरक्षा क्या होती है, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, ये सारे के सारे परिभाषित कहां किए गए हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंदर किए गए। इन अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा की गई है। और धारा 2(8) के तहत, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, तो डिजिटल रिकॉर्ड को अब डॉक्यूमेंटेशन के रूप में भी कंसीडर किया गया है। ये हमने जो है वो बीएसए के अंदर भी पढ़ा था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर भी हमने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हम बात करते हैं मानहानि। मानहानि जो है वो भारतीय न्याय संहिता के 356 नंबर की धारा के अंदर है। डिफेमेशन है। डिफेमेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भैया अगर आप किसी को मानहानि करते हो, किसी की बेइज्जती करते हो, तो 2 तरीके से कर सकते हो।
है ना, किसी को अगर नुकसान पहुंचाते हो तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भाई रिटर्न के अंदर कर दो, लिखित के अंदर कर दो, उसे तो हम कहते हैं सिलेंडर। और एक होता है ओरल रूप में, लिखित मतलब बोल के कर सकते हो, मौखिक रूप से कर सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबल बोलते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंतर्गत मानहानि दंड पर 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों सम्मिलित थे, जिसे अब सामुदायिक सेवा भी एड ऑन कर दिए। मतलब आपकी 2 साल तक की सेवा तो यहाँ पर बीएनएस के अंदर है ही, इसके अलावा जो है यहाँ पर जुर्माना भी प्रावधान किया गया है। और अब आपको ध्यान रखना है, इसमें तीसरा विकल्प ये दिया गया है कि सामुदायिक सेवा भी आप करवा सकते हो। ठीक है, अब डिफेमेशन क्या होता है या फिर मानहानि क्या होती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी की धारा 499 के अंदर यह परिभाषित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति बोलकर, पढ़कर, लिखकर, संकेत के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है या कोई प्रकाशन ऐसा करता है जिसका उद्देश्य क्या है, उस व्यक्ति की इज्जत को, उस व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है, तो ऐसी कंडीशन में उसे मानहानि माना जाता था, जिसके लिए पहले 2 साल तक की सजा थी, जुर्माना था, या फिर दोनों से साथ में, मतलब मान लो जुर्माना भी मिल गया और उसको क्या मिल गई, जो है कारावास भी मिल गया। पर अब तीसरा विकल्प क्या है, तीसरा विकल्प ये है कि वहां पर आप सामुदायिक सेवा का भी विकल्प यहाँ पर क्रिएट किया गया। आगे बात समझ में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, साधारण भाषा है, बिल्कुल एकदम से इजी करके और फिर आपके सामने परोसा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं और क्या प्रावधान किया गया है। देखो, पुराना जो आईपीसी था, जो इंडियन पिनल कोड था, उसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उस पर केस लगता है। आप एक बार सोच के देखो, मान लो मैं मेरे पे उदाहरण ले लेता हूँ कि मैं बहुत भयंकर परेशान चल रहा हूँ और ऐसी कंडीशन के अंदर भाई मैं सुसाइड, आदमी सुसाइड कब करता है, आदमी सुसाइड तभी करता है, आत्महत्या तभी करता है जब वो बहुत तरीके से, मतलब उसको कोई और जो है वो रास्ता नजर नहीं आता। अंतिम हथियार आत्महत्या होती है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, और बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए, और करना भी नहीं चाहिए ऐसा, जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं, जो नेगेटिव कदम जो है वो नहीं डालना चाहिए। पर फिर भी सरकार ने ये कहा, कानून और जो लॉ आपका जो ये कहता है कानून नया वाला, कि भाई जो आत्महत्या कर रहा है वो तो पहले से ही परेशान है, आप उस पर कानून के तहत अगर केस और लगा दोगे तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए नए कानून में ये कहा गया कि भाई अगर कोई आत्महत्या करता है, आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या नहीं माना जाएगा, आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा, आपराधिक प्रयास नहीं माना जाएगा। परंतु इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, धारा 226, इसके लिए अलग से जो है वो धारा 226 क्या कहती है कि यदि मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है और वो अपना क्या कर रहा है, कर्तव्य पूरा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बार मैं बताता हूं आपको, कल को आप सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, जो कि मेरे को विश्वास है कि पूरा पूरा आप बन ही रहे हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मान लो कल को आप कोई अतिक्रमण हटाने गए या फिर किसी को अरेस्ट करने गए, अब वहां पर हो सकता है उसके परिवार की महिलाएं ये बोल दे कि अगर मेरे पास आ गए तो मैं चाकू से आत्महत्या कर लूंगी। या फिर हो सकता है जैसे आप अतिक्रमण हटवाने के लिए महकमे के साथ में जाते हो, एसडीएम साहब के साथ में जाते हो, और ऐसी कंडीशन में वहां पर लोग जेसीबी के सामने जो है वो लेट जाते हैं और ये बोल देंगे अगर मकान को तोड़ना है, अगर इस मकान को हटाना है या इस अतिक्रमण को हटाना है तो फिर आप हमारे ऊपर से लेके दो। तो ये आत्महत्या का प्रयास हुआ, सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है कि धारा 226 कहती है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है और उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, और रोकने के प्रयास में अगर आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, अटेम्प्ट लिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये अपराध माना जाएगा, साधारणतः नहीं माना जाएगा। मान लो कोई स्टूडेंट है और वो सुसाइड कर रहा है, या फिर कोई भी साधारण आदमी अगर सुसाइड कर रहा है तो वो एक अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु अगर मान लो सरकारी कर्मचारी है और वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और ड्यूटी को रोकने के लिए अगर ऐसा कोई काम किया जाता है तो उसे हम क्या करते हैं कि भी अपराध की श्रेणी में मानते हैं। ठीक है, तो ये अपराध जो है वो धारा 226 के तहत है। इसके तहत ध्यान रखना 1 वर्ष तक का साधारण कारावास और सामुदायिक सेवा, या दोनों जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। आत्महत्या से संबंधित 2-3 प्रावधान है, जैसे धारा 107 की बात करें तो बच्चे या फिर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को उकसाने से संबंधित है। 108 आत्महत्या से साधारण व्यक्ति को उकसाने से संबंधित है। और धारा 115 जो है वो जब आप एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें सबसे नीचे की नीचे जो है वो अलग से पूरी धारा दे रखी है। क्या कहा रखा है कि आत्महत्या प्रयास के मामले में गंभीर तनाव की धारणा, क्या कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर धारा 309 में यह कहा गया कि किसी भी बात के बावजूद कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयास करता है उसके बारे में यह माना जाएगा कि वह गंभीर तनाव में है, बिल्कुल है, और जब तक कि अन्यथा साबित नहीं हो जाए उसे उक्त संहिता के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा। यह बात कौन करता है, बीएनएस करता है। ठीक है, फिर बात क्या कहा है, सरकार को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई सरकार का यह कर्तव्य है कि उसे गंभीर तनाव से वापस लेके आए,
रिकवरी की जाए, देखभाल करें, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, मेंटल हेल्थ का उसका ध्यान रखें, उपचार करवाएं, पुनर्वास के अंदर प्रदान करें, और आत्महत्या करने का प्रयास अगर कोई करता है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसा भी सरकार को ध्यान रखना है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। आगे बात समझ में। फिर आपका जो है ये पोर्शन जो है वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और जो आपका सुदस है इसके अंदर भी दे रखा है। इसमें क्या कहा गया है कि एवेस्ट जो व्यक्ति हैं, एवेस्ट का मतलब ये हो गया कि 18 वर्ष से जो नीचे लोग हैं उनके साथ में अगर कोई बलात्कार करता है, ऐसी कंडीशन में आईपीसी में धारा 376 ये कहती थी कि कम से कम उसे 10 साल की सजा दी जाए। अब सजा के साथ साथ में उस पर कारावास हो सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये पहले की स्थिति थी। धारा 376 क्या कहती थी कि भाई माइनॉरिटी के अंदर कोई व्यक्ति है और उसके साथ में अगर बलात्कार या उससे संबंधित कोई भी यौनाचरण होता है तो ऐसी कंडीशन में उस पर जुर्माना और 10 साल की सजा होती थी। ठीक है, कम से कम मिनिमम सजा इतनी थी। पर अब क्या किया है, उसे बढ़ाकर अधिकतम मृत्यु और आजीवन कारावास तक कर दिया। भाई 10 साल की तो हो ही रही है, पर इसके साथ साथ में उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको संगीन अपराध की श्रेणी के अंदर शामिल कर लिया गया। फिर आता है टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद का ध्यान रखना है कि भाई आईपीसी के अंदर इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी। अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर धारा 113, ये मैं आपको बता रहा था ना कि भाई एनसीईआरटी के अंदर कुछ चीजें जो है वो गलत दी गई हैं। यहां पर जो है ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के अंदर धारा 111 दे रखी है, और ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया, धारा अगर पूछ ली, तो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि भाई 113 है। क्यों है? क्योंकि जो मूल दस्तावेज है जो गृह मंत्रालय ने भेजा है, बेर एक्ट, आप अगर आप देखोगे, बेर लॉ अगर आप देखोगे तो वहां पर धारा 113 दे रखी है। ठीक है, और ज्यादातर मैंने ये चीजें देखी हैं, क्योंकि देखो अगर कंटेंट अगर बेहतर करना है और एग्जाम की दृष्टि से जो चीजें महत्वपूर्ण है उनको अगर करना है, तो आसपास में क्या कुछ चल रहा है उसका अपडेट भी रखना जरूरी है। ठीक है, एज ए टीचर मैं तो यही मानता हूं कि एटलीस्ट जो है वो आप पूरा अपडेट होकर स्टूडेंट के सामने जाओ। तो ऐसी कंडीशन में मैंने 2-3 कोचिंग्स के जो नोट्स देखे हैं उनमें भी सेम डिट्टो ये गलती दोहरा रखी है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, वापस से कह रहा हूं, यहाँ पर धारा 111 नहीं है, 113 है। अगर आपने पहले से पढ़ भी रखा है तो ये करेक्शन जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसकी धारा 113 के तहत आतंकवाद को पहली बार एक सामान्य कानून में डिफाइन किया गया है। इसमें यह कहा गया कि आतंकवादी कृत्य अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे आजीवन कारावास, मृत्युदंड की सजा दी जाएगी, और उसे जमानत नहीं दी जाएगी। बिना पेरोल के 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का लिए उत्तरदायी होगा। मतलब कारावास दिया जा सकता है आजीवन, मृत्युदंड दिया जा सकता है, 10 लाख रुपए तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, और जमानत और नहीं देंगे। समझ गए? क्योंकि आतंकवाद, जो टेररिज्म वो फैलाने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में कहा गया कि जनता के किसी भी वर्ग को डराने, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए अगर वो करता है तो ये भी अब टेररिज्म के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, एक ये गलती है, आतंकवादी कृत्य जो है ये 113(1) के तहत है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसमें भी जो है वो गलती कर रखी है। आतंकवादी कृत्य जो है वो किसी भी आतंकवादी कृत्य को तब माना जाएगा जब वो भारत में या किसी भी विदेश में रहकर भारत की एकता, जैसे मान लो कोई अब अलग से जो है वो आपका पंजाब जो है ये खालिस्तान के रूप में मांग की जा रही है लगातार। अब कनाडा की साइड से जो है वो लोग यहाँ से भारत से चले जाते हैं और वहां पर जाकर इंडिया का झंडा जो है उसकी बेइज्जती करते हैं, उस पर खड़े होना, उसको फाड़ देना, उसको मतलब चीर-चार के उसकी मतलब ये कुल मिला के डिफेम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में या विदेश में रहकर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालता है तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या माना जाएगा? आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ठीक है, संगठित अपराध है, इसके बारे में आप देख लेना, इसका भी करेक्शन करना है आपको। संगठित अपराध के बारे में कह रखा है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कितने, 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर अपहरण करते हैं, डकैती करते हैं, वाहन चोरी करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, भूमि को हड़पने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, आर्थिक अपराध, मतलब इसमें जो है वो आप मानिए साइबर वगैरह, जैसे मान लो ये आपके रुपए ट्रांसफर कर लेते हैं ना ऑनलाइन, उस टाइप का गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध हो सकते हैं। व्यक्तियों को ड्रग्स देने का, हथियार देने का काम करते हैं, सेवाओं को तस्करी करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, ऐसे जितने भी अपराध यहाँ पर दे रखे हैं, अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इस प्रकार से करते हैं तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना कि उनको हम क्या मानेंगे? संगठित अपराध मान सकते हैं। या फिर कोई सिंडिकेट बनाते हैं, कोई ग्रुप बनाकर अगर वो वसूली करते हैं, हिंसा करते हैं, धमकी देते हैं, जबरदस्ती भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं, तो इस प्रकार के मामले को संगठित अपराध माना गया। ठीक है, इस प्रकार के अपराध के लिए मृत्युदंड, कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं छोटा संगठित अपराध। ये धारा गलत दे रखी है, ये धारा शायद मेरे हिसाब से शायद 110 या 111 ऐसे कुछ दे रखी है ना।
तो ये आप ध्यान रखना है। छोटे अपराध ऐसे हैं जो कि ऐसा अपराध जो कि देश के नागरिकों की एक सुरक्षा की भावना पैदा करता है, इस तरह के अपराध के लिए 1 वर्ष की कारावास की सजा और 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, 1 साल तो देनी है, उसे 7 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं घृणास्पद भाषण। धारा 196 बीएनएस के अंदर है। ठीक है, इसमें एक आ गया है कि यदि धर्म, नस्ल, भाषा, क्षेत्रीय समूह के बीच में दुश्मनी फैलाने या सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले भाषणों, संकेतों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से फैलाए गए नफरत के ऊपर ये लागू होते हैं। मतलब कुल मिला के अगर वो वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं, अगर वो जो है वो देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण करने का काम करते हैं भाषण के माध्यम से, तो उसे हम घृणास्पद भाषण कहते हैं। इसका जिक्र धारा संख्या 196 के तहत दिया गया है। ठीक है, और नए कानून के अंदर हमने जो है ये कहा गया है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, मान लो अगर किसी ने ट्विटर या एक्स के ऊपर कोई इस प्रकार की भाषा लिख दी है कि भैया यहाँ पर जो है सांप्रदायिक दंगे फैल जाएं, या धर्म के आधार पर अगर कोई टिप्पणी करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे हम घृणास्पद भाषण मानेंगे और इसके तहत हम ध्यान रखना है कि भैया इसको सजा दे सकते हैं। ठीक है, और ये जितना भी घृणास्पद भाषण वाला जो आपका पोर्शन है, ये आईपीसी की धारा 153A, 295A और 505 के प्रावधानों पर आधारित है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की बात कर ले तो धारा 280 के बारे में कहा गया है कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण की जो संकट है उसको पहचानते हुए बीएनएस के माध्यम से पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए सख्त कानून बनाने के लिए बात की है और कहा कि भैया अगर आप एनवायरमेंट को डैमेज करते हो कहीं से भी, तो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं कपटपूर्ण तरीके से अपना यौन संबंध बनाना। ठीक है, कपटपूर्ण का मतलब ये हो गया कि रोजगार का कोई भी बहाना दे दे। मान लो ये कहते हैं कि भैया मैं तेरे को सब इंस्पेक्टर बना दूंगा, हम फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, ऐसी कंडीशन होती है। या फिर कोई व्यक्ति है वो मतलब ये कहते हैं कि भैया प्राइवेट सेक्टर में जनरली ऐसा देखा जाता है कि भाई कोई कंपनी में अगर जॉब कर रहा है, कोई भी महिला या पुरुष कर रही है, दोनों ही कंडीशन में लागू होता है कि यदि कोई महिला या पुरुष काम कर रहे हैं और उनको अगर उनके बॉस, उनके सीनियर ये कहते हैं कि भाई तेरा प्रमोशन हम करवा देंगे, और झूठा वादा करके, और ऐसी कंडीशन में अगर उनके साथ में यौन संबंध या फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, पहचान छिपाने का प्रलोभन देने या विवाह करना इसमें सम्मिलित है, और इसके लिए ध्यान रखना 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। न्यायालय में विचाराधीन कोई भी पीड़िता है, मान लो जैसे निर्भया है, अब निर्भया उसका एक्चुअल नाम नहीं था, कोई भी बलात्कार से संबंधित, यौन उत्पीड़न से संबंधित महिला है और उसकी अगर न्यायालय में विचार चल रहा है, न्यायालय में सुनवाई वगैरह चल रही है और इस दौरान अगर उसकी पहचान उजागर की जाती है, तो उसे अब कठोर प्रावधान किया गया है सजा के लिए। ठीक है, इतना कुछ है जो आपको पढ़ना है, कुछ करेक्शन जो मैंने आपको बताया वो करने हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है वेल एंड गुड है, फिर भी मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन आपकी पूरे कंटेंट के अंदर वैल्यू एडिशन करने वाली है। आगे बात समझ में। प्रश्नोत्तरी की बात में तो 4 क्वेश्चन दे रखे थे, एक इमेज वाला था तो उसको तो देखना नहीं है। अगर देखें थ्योरेटिकली तो 4 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आईपीसी 1860 को क्या किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि बीएनएस कब अधिनियमित किया गया। अधिनियमित का मैंने आपको बताया था कि भैया कोई बिल था और उसे संसद में पास वगैरह करा के, राष्ट्रपति जी की साइन करा के उसे क्या बना दिया गया, लॉ बना दिया गया, कानून बना दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अधिनियमित करना कहते हैं। तो जिस दिन लॉ बना उस दिन को हम क्या कहते हैं, अधिनियमित करना कहते हैं। तो अगर आप बात करें इस कानून की, तो मैंने आपको देखो पिछली क्लास के अंदर भी बताया था कि जो कानून है उनको लोकसभा में मंजूरी जो है वो 20 दिसंबर को मिली थी, राज्यसभा के अंदर मंजूरी 21 दिसंबर को मिली थी, और राष्ट्रपति के जो साइन हुए थे वो 25 दिसंबर 2023 को हुए थे। तो अधिनियमित की बात करें तो अधिनियमित जो है वो कब हुए थे, 25 दिसंबर 2023 को हुए थे। आगे बात समझ में। और लागू कब हुआ, तो लागू आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2024 को हुआ था। ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आगे बात समझ में। फिर आपको ध्यान रखना है आईपीसी का मसौदा किसने तैयार किया, तो इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में 60 से काम कर रहा था, उसे उसका जो है वो मसौदा या उसकी ड्राफ्टिंग किसने की थी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो थॉमस मैकाले ने इसकी जो है वो पर ड्राफ्टिंग की थी। आईपीसी की धारा 124A क्या कहती है, तो राजद्रोह के बारे में बात करती है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि धारा संख्या 354 क्या कहती है, धारा संख्या 354 जो है वो बात, सॉरी 152 जो है वो बात करती है, बीएनएस की जो धारा है वो 152 बात करती है राजद्रोह के बारे में। तो ये दोनों धाराएं जो है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब इन जो अब आपका जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बचा है, बीएनएसएस बचा है, वो थोड़ी देर में इसकी क्लास अपलोड हो जाएगी, आज ही होगी,
लेट सेट 10 बजे 11 बजे आज ही हो जाएंगी। इसके बाद में क्वेश्चन की क्लास रहेगी, ये मेरे प्रॉमिस किए हुए थे तो मैंने सोचा ये पूरी करवाई देते हैं। वैसे देखो लेट तो हो गया है निश्चित रूप से, और आप ये मान के चलिए कि भैया बहुत से लोग होंगे जो आप इसका इंतजार भी कर रहे थे, तो उन सभी से ये मान के चलो कि भाई मेरी तरफ से डिले ही सही पर ये उपलब्ध हो जाएगी आपको, ठीक है। और टेलीग्राम पे इसकी जो है वो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात कर लेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।